उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। टॉपिक हमारा आज का क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज। ऑथेंटिकेशन का हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ऑथेंटिकेशन क्या होती है। अब हम इसकी मेथडोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 4 आपस मेथडोलॉजीज हैं, एक यूजर नेम एंड पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक्सेस कार्ड, बायोमेट्रिक्स। यूजर नेम एंड पासवर्ड से आपका काम हो रहा है कि आपके पास यूजर ने अपना क्या देना है, नेम एंड देन पासवर्ड। अगर इन दोनों का मैं कॉम्बिनेशन क्या लेती हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है, लॉग इन इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स अगर आप ईमेल की बात करते हैं या अगर हम अपने किसी भी आईडी की बात करते हैं तो हम बस 2 चीज़ें मांगते हैं। सबसे पहले वो यूजर नेम मांगते हैं, आपने जो अपने यूजर का नेम रखा हुआ आपने, ठीक है, यूजर नेम वो देगा, साथ में उसमें क्या देना है, पासवर्ड। तो आप बस चाहे आप फेसबुक खोल रहे हैं, चाहे आप ईमेल खोल रहे हैं, किसी भी अपना यूट्यूब से कहीं भी आप अपनी खोल रहे हैं अपनी मेल्स वगैरह, तो आप बस वो क्या होगा, वो लॉगिन आपके पास हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है। हाँ, यूजर नेम इज अ नेम दैट आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम. यूजर नेम is generally used with a password. Username and password combination is known as login information. Username and password are used to authorize users to have access to computer systems, email account, bank account, and other services available on the computer. Username is non-part of user's login information, whereas password is a secret. अब ये तो आपके पास होगा, ये यूजर नेम यूजर की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो आप पासवर्ड आप दे रहे हैं ये आपके पास क्या, सीक्रेट आपके पास। यूजर नेम तो आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, लाइक अगर हम अपनी फेसबुक की आईडी बना रहे हैं, फेसबुक से लोग आपके नेम के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब तक अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो आपकी जो फेसबुक की आईडी है वो ओपन नहीं कर सकते। सिर्फ आपको एक्सेस कर सकते हैं लेकिन वो आपकी आईडी यूज नहीं कर सकते। If it is known by a person, it could be misused with bad intention. Window for entering login information is one thing. आप बस जो आपकी बुक्स में बना हुआ है कि आप बस वो यूजर नेम और पासवर्ड होना देगा तो ही वो लॉगिन हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PIN is a numeric password used to authenticate a user to get access to a computer system. When a user enters the PIN, it is searched in the database stored in the computer. आप बस क्या, सबसे पहले अगर किसी को पिन आपको पता है, जो पासवर्ड जो अपने फोन से लगाते हैं, अगर जो पिन आप लगा रहे हैं अगर वो एक्सेस कर लेगा दूसरा कोई यूजर तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम को यूज कर सकता है, ठीक है। इफ इट मैचेस द यूजर इज ऑथराइज्ड टू यूज द कंप्यूटर। लेकिन देखिए आपको उसको एक्सेस करने के लिए भी आपको हैकर या आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं अगर लेकिन पता होंगी कि हाँ जी वो क्या लगा सकते हैं। आप जैसे आप अपने पासवर्ड जो लगाते हैं, अगर आप बेसिक वर्ड जो यूज़ करें आप उसी के रिलेटेड लगा रहे हैं तो दूसरे जिसको हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या करेगा, हमारे फोन से आके पासवर्ड इजीली एक्सेस कर लेगा। लेकिन अगर कोई हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट पासवर्ड्स का लगा रहे हैं जो अगले हमारे उसको एक्सेस ना कर पाए, तो वो आपके पास क्या, वो एक यूनिक पिन पासवर्ड होता है। Pins are most commonly used with debit and credit cards in retail stores and many other places for payment of bills. It is also used with ATM cards to withdraw cash for ATM machines. अब देखिए ATM कार्ड्स में हमारे पास कुछ खसूसन जो पिन्स हमारे पास छोटे कोड्स होते हैं, ठीक है, वो हमें गिवन किए जाते हैं। अब वही कोड्स जो सिर्फ हमारे पास और किसी और के पास नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब डबलिंग नहीं हो सकती, सिर्फ आपके पास ये बना बाकी कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आपको अगर वो कोड्स पता है तो क्या करेंगे, आप अपना कैश जो भी अमाउंट है वो आप उस बैंक से निकाल सकते हैं थ्रू ATM मशीन। Next is access card. Access card are very similar in appearance of credit cards. They do not require username, password और PIN. इसमें आपको username या password की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि अगर आप PIN में भी देख रहे हैं तो पहले आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगी। आपको अपने क्रेडिट कार्ड यानी आप बाई करने के लिए, कुछ करने के लिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होगी तो वो आपको कोड गिवन करते हैं कि आपने एक कोड आपके पास होगा, उसके जरिए आप कैश कर सकते हैं अपनी मनी को। Access card they are commonly used to open security gates in offices and many other places. Where unauthorized people are not allowed to enter. Access cards are also used to open barriers in parking areas. They are alternative to key for opening hotel room. अब देखिए एक्सेस कार्ड के आप आज का बायोमेट्रिक का दौर है आपके पास, ठीक है, जो पहले था आपके पास एक्सेस कार्ड आप यूनिवर्सिटी का शो करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी में रहे, स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, अगर हम अपना कार्ड शो करवाएंगे कि हमारा स्कूल का कार्ड है तभी वो आपको क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज में एंटर होने देते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरे यूजर्स हैं उनको वो एंटर नहीं होने देंगे। इस तरह एक्सेस कार्ड है कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ें आपको गिवन है, कार्ड गिवन है, तो ये क्या होगा, वो आप उसमें एंटर होंगे, आप उस कॉलेज में एंटर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स. Biometrics refer to authenticate methods based on the physical characteristics on individuals such as features of face, hand geometry, retina, voice and fingerprints. बायोमेट्रिक्स के आप सही बात आपको फिंगरप्रिंट लगा रहे हैं, आपके फेस का या आपके आई का जो रेटिना है वो अगर आपके पास मैच करें
यानी कि आप जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे रिलेटेड अगर आप कहते हैं तो वो आपस क्या चीज़ होती है, वो बायोमेट्रिक्स होती है। It provides high security identification and personal verification technologies. Biometrics-based systems are used for financial transactions, electronic banking, and personal data privacy. It provides more accurate authentication than using username, password, or PIN. Biometric is associated with a particular individual, hence it cannot be borrowed, such as stolen from it. यानी कि आपके पास ये तीनों चीजें इसमें एक्सेस हो जाएंगी। इट मीन्स कार्ड का जो भी था वो भी आपका बायोमेट्रिक्स में आ जाएगा, पिन, यूजर नेम, पासवर्ड। अब यूजर नेम भी आपका सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपका बायोमेट्रिक्स में इंस्टॉल है, ठीक है। जब तक यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होगी तब तक वो आप उस चीज में एंटर या आपकी जो भी लॉगिन है वो आप नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह में आजकल तो वैसे बायोमेट्रिक्स का बहुत हो चुके हैं, तो उसमें क्या सबसे पहले आप जब एंटर हुए आपने अपनी फिंगरप्रिंट या आपकी आई है जिस तरह भी है आपने उसके जरिए अपने आप को पहले प्रूफ करना कि हाँ जी आप इसी यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं या इस यूनिट के अंदर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन आप एंटर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Today is 11th May, Monday. Chapter number 6, class 9. We are going to start our topic major sources of energy. First one is fossil fuels, means hayatiyati indhan. I will define the term fossil fuels, which means that type of fuel called oil and gas which is obtained from dead remains of living organisms, either plants or animals. जी तो स्टूडेंट सबसे पहले डेफिनेशन में आपको बताया गया है कि आपके पास बेसिकली हयातियाती ईंधन होता क्या है, ठीक है। देखिए इसमें भी मैंने टर्म यूज किया ना हयातियाती, हयातियात से निकला, ठीक है। इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जानदार। आपको पता है इसकी दो ही कैटेगरी होती है, या तो हमारे पास प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं। जितने भी मुर्दा अजसाम आपके पास होते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनमें से जो आप ईंधन ऑब्टेन करते हैं हमारी डेली लाइफ में जो यूज होता है वो कोयला हो सकता है, वो तेल हो सकता है या गैस हो सकती है। इसको हम ओवरऑल कहते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे टर्म है वो है कम्बस्टिबल नेचर। कम्बस्टिबल नेचर का मतलब होता है फितरत एहतराक, ठीक हो गया। देखिए कम्बस्शन वर्ड का मतलब होता है कोई जलने का अमल, ठीक हो गया। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें मैंने मेंशन किया ना हाइड्रोकार्बन, मैंने आगे ब्रैकेट में भी लिख दिया आपकी आसानी के लिए कि इसका मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जो बेसिकली कंपोज है कार्बन और हाइड्रोजन से, ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि जितने भी आपके पास ये फॉसिल फ्यूल्स होते हैं बेसिकली ये कंपोज होते हैं हाइड्रोकार्बन से, और जब इनको जलाया जाता है तो जाहिर सी बात है ये बात एक कॉमन सेंस की है। अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कंबस्शन रिएक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि जब आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के हवा में एक हमारे पास मेजर परसेंटेज होती है जो ऑक्सीजन की मौजूद होती है। जब आप जलने का कोई भी अमल जारी करते हैं जैसे कोयला जलाया, तेल या गैस, तो आप ये देखते हैं कि उस दौरान एक एनर्जी की हैवी अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इसको हम ओवरऑल कहते हैं कम्बस्टिबल नेचर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल मेंशन की है ना, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि कोल का केस हम ले लेते हैं, कोयले की बात हम कर रहे हैं। मैंने सिर्फ कोयले की बात इसलिए की ताकि आपको ये टॉपिक ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आपकी बुक में जो रेफरेंस दिया गया है ना वो भी बेसिकली कोयले का ही है, ठीक है, यानी उसी की मिसाल ली है हमने। तो हमने यहीं पर वही बात की है, सारा जो मैंने रिएक्शन तक बात की है वो सारी ली है कि जब आप कार्बन को या हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, उसके बाद वाटर वेपर्स बनते हैं और एक हैवी अमाउंट हीट एनर्जी की रिलीज होती है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया रिएक्शन के एंड पे, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया कि आपके पास हीट एनर्जी जो होती है वो बेसिकली आगे कहाँ पे यूज होती है वो वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। देखें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपके पास एनर्जी होती है वो इंटरकन्वर्जन के प्रोसेस से पास होती है। हम ये नहीं कहते कि कहीं पे भी कि एनर्जी जो है वो टोटली वेस्ट हो गई, हम ये कहते हैं कि हमने इसको फर्दर कहीं यूटिलाइज किया। अब होता क्या है कि हम आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी हम उससे टरबाइंस जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो बेसिकली हमने ये यहाँ तक बात कर ली कि जो कम्बस्टिबल नेचर होती है आपके पास वो फॉसिल फ्यूल्स की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और जिसमें आपके पास ये मेजर सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग है नॉन
नाउ नेक्स्ट आवर हेडिंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक टर्म को प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कुछ इसलिए भी नहीं किया कि जब आप अपनी टेक्स्ट बुक से टॉपिक रीड करेंगे आपको इन डिटेल वहाँ से सारी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। बस यहाँ पे यह सफिशिएंट है कि आप लेक्चर को अटेंटिवली सुन लें, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल, देखिए रिन्यूएबल, री का मतलब दोबारा, न्यू जब किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, नया कर लेना। नॉन रिन्यूएबल के मतलब जिस चीज़ को हम दोबारा से नया नहीं कर सकते, यानी कुछ नया नहीं बना सकते जिसमें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसमें एक नई बात आपको पता चल गई कि बेसिकली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कि बेसिकली होता कुछ यूँ है कि फॉसिल फ्यूल्स को अपनी फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक हो गया। तो इट मीन्स कि जब उसको मिलियंस ऑफ, देखिए अगर कोई आपके पास ऐसा काम है जो हम चंद हफ्तों में, चंद दिनों में, चंद सालों में कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि हम उसको रिन्यूएबल में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जो एक लॉन्ग टर्म ले रहा है उसे, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स उसके अंदर रिक्वायर्ड है, हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका डेप्थ में, एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में ज़मीन के या रॉक्स में हम बात करते हैं बरिड हो जाता है, वो आहिस्ता 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 नेचुरल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है फ्यूल्स में, जैसे कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस, तो उसको बनते बनते मिलियंस ऑफ ईयर्स बन जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम इस नेचर को कंसिडर करते हैं नॉन रिन्यूएबल, ठीक हो गया। नेक्स्ट आवर हेडिंग इज एमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस। एमिशन मतलब खारिज होना, हार्मफुल गैसेस या नुकसानदेह आपके पास गैसें बनती हैं। अब एक तरफ से तो हमने ऊपर से बात कर ली, जो थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन में सारी बात आ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। एमिशन हार्मफुल गैसेस की कुछ इस तरीके से होती है। अच्छा, अब इसमें भी ये 100% बात नहीं होती कि मैं ये कह दूँ कि आपके पास ओवरऑल फ्यूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। एक कॉमन सेंस की बात है, कहीं पे एक तरफ आप कोयले को जलाते हैं, दूसरी तरफ आपने स्टोव ऑन किया, चूल्हा जलाया जिसके अंदर नेचुरल गैस होती है, ठीक हो गया, जिसका मेन इंग्रेडिएंट आपके पास मीथेन होता है, नेचुरल गैस CH4, ठीक है। अब होता ये है जो सबसे ज़्यादा एक क्लीन फ्यूल आपके पास होता है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर को एक फ्रेंडली नेचर ही देता है, वो आपके पास नेचुरल गैस है, ठीक है। और जो आपके पास ज़्यादा हार्मफुल एमिट करता है गैसेस वो होता है आपके पास बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब आप कोयले को जलाते हैं ना तो आपके माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड, मुख्तलिफ किस्म की हार्मफुल गैसेस एमिट होती हैं। होता ही है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके थ्रू आपको पता है सफोकेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि दम घुटना, दमे की तरह बीमारी जाती है, सांस का अमल आपका डिस्टर्ब होता है जी। तो अब इसमें से जो एमिशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की, सल्फर डाइऑक्साइड की या कार्बन मोनोऑक्साइड की, आपके पास वो हार्मफुल गैसेस होती हैं कि जब आप जलाते हैं कोयले को तो ये इनकी एक एक्सेस अमाउंट आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है और इससे जो आपको नुकसान होते हैं, कैसे देखें, जैसे हम कहते हैं ना तेजाबी बारिश, एसिड रेन की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली वो तेजाब क्या होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, वो नाइट्रिक एसिड होगा, लाइक H2NO3 सॉरी H2SO4। अगर हम कहते हैं कि H2SO4 फॉर्म होता है तो वो सल्फर उसके अंदर इंक्लूडेड, मीन्स के सल्फर के बेसिकली डाइऑक्साइड्स होते हैं जो उसकी फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं, जो फर्दर जाके वाटर वेपर से कंबाइन होते हैं। वाटर वेपर क्या होती है, जो बारिश आपके पास आ रही होती है उसके अंदर जो पानी है, वाटर है, वो इसके साथ आके जब रिएक्ट करता है, यानी जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है तो अगर आपको नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो हम लोग सारी की सारी थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि आखिरकार का वो एक फॉसिल फ्यूल है जिसका ये ड्रॉप है। इसी तरह से आगे हम बात करते हैं, जैसे मैं कभी बात बता चुकी कि जो आपके पास ज़्यादा बेहतर फॉसिल फ्यूल है, जो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता है, वो आपके पास क्या होता है, बर्निंग नेचुरल गैस की, उसकी निस्बत कोल और ऑयल के ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जहाँ इसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, वहाँ कोई ना कोई तो इसकी ऐसी इंपॉर्टेंस होती होगी जिसकी बेस पे हम इसका, या यूँ कह सकते हैं कि जिसके लिए हम इसकी रिफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक हो गया। अब होता कुछ यूँ है, जो फॉसिल फ्यूल्स की इंपॉर्टेंस है वो कुछ क्या है कि जितनी भी हमारी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो क्या है, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, हमें कुकिंग के पर्पसेस के लिए, बेशुमार पर्पसेस के लिए नेचुरल गैस रिक्वायर्ड है। उसके लिए अगर हम बात करते हैं ऑयल की, जितने भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करती है ऑयल पे। इस तरीके से हम कहते हैं हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फॉसिल फ्यूल्स की।
और अगर इसी तरह से जैसे देखिए अब आपको पता है जितना कुछ एडवांस कंट्री है, लाइक हम बात कर लेते हैं इसमें अमेरिका की, हम बात कर लेते हैं चाइना की, रशिया की, इट मीन्स कि वो उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जितना ज़्यादा वो टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे उनको उतना ज़्यादा ये फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, उनको उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उतना ज़्यादा वो ऑयल यूज़ कर रहे होंगे, उतनी ज़्यादा वो गैस इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर हम प्रेजेंट रेट पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते रहे तो एक टाइम आएगा कि जब हम पूरी तरह से इन फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म कर चुके होंगे, और इट मीन्स कि फिर हम ये ऐसी चीज़ है जैसे ऊपर पढ़ चुके कि हम इसको खुद से फॉर्म नहीं कर सकते, ये नॉन रिन्यूएबल है। मतलब इट मीन्स कि हम इंतज़ार करते हैं कि किस तरीके से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए नेचुरली, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें चाहिए ये कि अपनी स्केड्यूल वर्किंग में इसका यूज़ थोड़ा सा पहले की निस्बत कम करें, वहाँ पर इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए जहाँ पे वाकई ज़रूरत है। जो एक्स्ट्रा हम इस्तेमाल इसका ज़्यादा करते हैं, कोशिश करना चाहिए कि उसको कम करें या इग्नोर करें। लास्ट आवर हेडिंग इज हेल्थ प्रॉब्लम्स बाय इनहेलिंग हार्मफुल गैसेज रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, वैसी बात है जो अभी पर हमने बात की, हार्मफुल गैसेज हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। आप सांस भी तो इसी एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं ना, आपने इसी ऑक्सीजन को इनहेल भी तो करना होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में है, लेकिन वो प्योर ऑक्सीजन तो नहीं रहेगी ना, जब उसके साथ ये सारे के सारे ऑक्साइड्स कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड बना चुके होंगे। तो जब ऐसी हार्मफुल गैसेज को जहाँ पे इन, और अच्छा इसकी ये बात भी है कि हर जगह पे हम इसकी बात नहीं कर सकते, ऐसा एरिया जहाँ पे बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे, या कोई ऐसे स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे बर्निंग ज़्यादा होती है फॉसिल फ्यूल्स, उन एरियाज में जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को तो वो प्योर नहीं होती, उसके साथ ये हार्मफुल गैसेज भी हम इनहेल कर लेते हैं। और उसके बाद जिस किस्म की डिजीजेज में हम सफ़र करते हैं, कुछ माइनर जो सिम्टम्स होते हैं कुछ ही हैं। हेडेक मतलब आपको सर का दर्द महसूस होता है, इरिटेशन होती है आइज में, जलन सी महसूस होना आँखों में, नाक में, गले में। उसके बाद जो मेजर इसके कॉजेज होते हैं उनमें से कुछ मैंने मेंशन किया, जैसे अस्थमा हम बात करेंगे, उसके बाद लंग्स कैंसर की बात की, हार्ट डिजीज़ की बात की, मतलब कि दमे का कोई मसला हो जाना, उसके बाद लंग्स कैंसर हो सकता है, सरतान का वैसे ही बनता है, दिल की बीमारियाँ इसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा भी कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपको कुछ बुक में भी मेंशन है, उसके अलावा भी आप कुछ मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी था, और इस क्वेश्चन में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। इस पूरे टॉपिक को सुनने के बाद अपनी टेक्स्ट बुक से इसको लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। क्लास 9 हमारी केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होती है और हमारा चैप्टर नंबर 6 है। टॉपिक हमारा मोलैरिटी है। मोलैरिटी मैंने आपको कल बताया था कि डिफाइन किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, मोलैरिटी होता है। आज हमने उसकी पेज नंबर 141 पेज सेल्फ असेसमेंट है 6.5। सेल्फ असेसमेंट 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड solutions are used to neutralize acids and in the preparation of soaps and rayon. If you dissolve 25 gram of sodium hydroxide to make 1 decimeter cube of solution, what is the molarity of this solution? तो आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मैस गिवन है, मैस उसका आपके पास 25 ग्राम है और जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब है। आपने इन दोनों चीज़ों को मैस और वॉल्यूम को यूज करते हुए इसकी मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आपने डाटा लिखना है। डाटा में आपके पास क्या है, मैस ऑफ NaOH। मैस ऑफ NaOH आपके पास कितना है, 25 ग्राम है। क्लियर। दूसरी आपको चीज क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 1 डेसीमीटर क्यूब है। यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि अगर आपको वॉल्यूम जो है सेंटीमीटर क्यूब में दिया होगा तो पहले आपने उसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में, उसकी कन्वर्जन करनी है। टू फाइंड आपने क्या करना है,
मोलैरिटी। फॉर्मूला आप क्या करते हैं यूज, नंबर ऑफ मोल्स solute divided by decimeter cube of solution। क्लियर? लेकिन आज यहाँ पे देखें आपको क्या दिए हुए, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मैथ को यूटिलाइज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कैलकुलेशन में जब आप जाओगे आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स को। आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है मास ओवर मोलर मास। अब यहाँ पे देखिए आपको मास तो गिवन है, आपने मोलर मास निकालना है किसका, NaOH का। मोलर मास के लिए आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय सोडियम का क्या आएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा 23 होता है, प्लस नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने, 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का एटम कितने, 1 एटम है, 1 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 आ जाएगा। 23 प्लस 16 को 1 से करेंगे तो 16 प्लस 1 आ जाएगा। आप इन तीनों को ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल नंबर मोलर मास आ जाएगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। मास आपके पास कितना है, 25 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है आपके पास, 40 ग्राम पर मोल होगा। 25 को 40 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.625 ग्राम। ग्राम से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, ये पर मोल होगा वो ऊपर जाके मोल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, कि जो आपके पास मोलैरिटी है 25 ग्राम ऑफ NaOH की, वो कितनी है, वो आपने फाइंड आउट करनी है। वो करने के लिए आपने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आ गए। इसके लिए हमने क्या करना है, मोलैरिटी या फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम फार्मूला लिखेंगे। हमारे पास क्या फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ रहे हैं, 0.625 आ रहे। क्लियर? और आपके पास जो सॉल्यूशन है डेसीमीटर क्यूब में वो कितना है, 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो मोलैरिटी आपके पास कितनी बनती है, 0.625 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। As we know that moles per decimeter cube जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोलैरिटी के इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.625 मोलैरिटी आ जाएगा। रिजल्ट में आपने क्या लिखना है, रिजल्ट में आपने लिखना है द मोलैरिटी ऑफ
6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने इसी तरीके से करना है, यही फार्मूला यूज करते हुए आपने 2 और 3 को अटेम्प्ट करना है। हमारी आज की केमिस्ट्री की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इंशाल्लाह हम कल दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।